हेलो एवरीवन। हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए थे। उन्हीं सवालों को आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं डीपीपी नंबर 16। और डीपीपी नंबर जो 16 है, उस डीपीपी नंबर 16 में जैसे पहला सवाल आएगा आपके हो सकता है नंबर अलग हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डीपीपी है, उसमें पहला सवाल आपका दिया हुआ है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट। ये एक सब्जेक्टिव डीपीपी है जो टीचर को ही डिस्कस करानी है, जो क्लास में ही डिस्कस होती है, और इसके सारे आंसर्स ही मैं बताता हूँ। ठीक है, ये थ्योरी का ही पार्ट है, तो ये आपकी थ्योरी ही डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इन द सॉलिड स्टेट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन द मेटा एंड पैरा। देखो, ये भी मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि जो ऑर्थो होगा वो तो आपका हमेशा क्या करेगा, इंट्रा एच बॉन्डिंग। देखो आप, मेटा और पैरा की जब हम बात करेंगे तो जो मेटा होगा वो करेगा आपका इंटर, और पैरा भी क्या करेगा, इंटर। ऑर्थो करता है इंट्रा, ये दोनों क्या करते हैं, इंटर। और इन दोनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो पैरा का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि पैकिंग अच्छी होगी। आप देखो, पैरा जब करेगा तो आराम से, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा ऐसे, पैकिंग अच्छी होती है। तो अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए कि मेटा में ज़्यादा अच्छा करेगा या पैरा में एच बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी, तो आंसर है पैरा में। तो सवाल यहाँ पर दे रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस। बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें इंटर होगी, सॉरी इंट्रा होगी, और उन दोनों में आपकी क्या होगी, इंटर। अगला बोल रहा है तीसरा, मैलेइक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फ्यूमेरिक एसिड। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अगला है HF इज द ओनली लिक्विड अमंग द हेलोजन एसिड्स। ये भी आपको बताया था कि HF लिक्विड था, क्यों, क्योंकि उसमें एच बॉन्डिंग हो रही थी। अमोनिया इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन HCl। अमोनिया इज मोर इजीली लिक्विफाइड क्यों है, क्योंकि अमोनिया में भी एच बॉन्डिंग होती है, HCl में नहीं होती। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो आज हम ये सवाल करेंगे कि आइस वाटर पर फ्लोट क्यों करती है। तो देखो इसको ध्यान दो, अगर आइस में एच बॉन्डिंग की बात करें हम, तो ऐसे एच बॉन्डिंग करता है ये। आप देखो 4 एच बॉन्डिंग हो रही है इसके साथ, ये एक एच बॉन्ड, दूसरा एच बॉन्ड, ये तीसरा और ये चौथा। तो एक नया सवाल हो गया कि वाटर एच बॉन्डिंग कितनी कर रहा है, 4। अब जब ये एच बॉन्डिंग हो रही है तो गैप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये गैप क्रिएट हो गया यहाँ पे। देखो आप, ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, इस गैप से वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ गैप आ गया, इस गैप में अब कोई नहीं आ सकता, इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं। अब वाटर मॉलिक्यूल आएगा नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, तो ये गैप क्रिएट हो गया, केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आइस जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। रीज़न पूछे क्यों, बोला ड्यू टू एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग होने से वहाँ पर एक गैप आ जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे डेंसिटी घट जाती है। इसलिए आइस की डेंसिटी हमेशा कम होती है, किससे, वाटर से, और आइस फ्लोट करता है ऊपर। क्लियर। तो ये आपका जो सवाल था, इस सवाल में आपसे क्या पूछा उसने, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो क्लियर है रीजन बिहाइंड इट, एच बॉन्डिंग। ठीक, इसी से रिलेटेड एक सवाल और आता है कि वाटर शोज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सवाल है एक और, कि आखिर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम डेंसिटी क्यों शो करता है। तो उसका रीजन सुनो। जब आप टेम्परेचर की बात करते हैं और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ाते हैं कहाँ तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उस कंडीशन में जो वाटर है, इस वाटर का जो ये केज है, ये केज ब्रेक होने लगता है। ये केज ब्रेक हो गया। अब इस केज के अंदर भी वाटर आ सकते हैं, यानी कि अब पहले के रेस्पेक्ट में पैकिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर पहले कोई नहीं आ सकता था क्योंकि पूरी तरह से बंद था, अब ये खुला हो गया, ये आराम से इसमें वाटर आ सकता है।
तो जब आप 0 डिग्री से 4 डिग्री तक आप हीट करते हो तो तब तक ही केज ब्रेक हो रहे होते हैं। केज ब्रेक होने से जो वॉल्यूम है वो कम होने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर भी कोई भी आ सकता है, ठीक है, वाटर आ सकता है ना। तो केज ब्रेक हो गए, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ना शुरू हो गई। अब आप 4 डिग्री से भी ज़्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, देखो यहाँ तक तो क्या हो रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था अप टू 4 डिग्री, लेकिन अब आपने क्या करा, टेम्परेचर इंक्रीज किया 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो H है, ये वाटर, इसका जो H बॉन्ड है अब वो वीक होना शुरू होगा। ये इस एच बॉन्डिंग में गैप आना शुरू हो जाएगा, यानी ये जो एच बॉन्डिंग दिखाई दे रही थी अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कमजोर हो जाएगी, ये वीक होगी, तो ये दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो अब वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कि यहाँ फिर से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा तो डेंसिटी फिर से कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम किस पर पाई जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम डेंसिटी किस पर पाई जाती है, तो आंसर क्या देंगे आप, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। दोबारा से समझेंगे, जब आप 0 डिग्री का आइस है उसको हीट कर रहे हैं तो ये केज ब्रेक हो रहे हैं, अभी उसके केज ब्रेक होने से उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बोलो, ये यहाँ की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर आते आते कम, डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा। फिर जब आप 4 डिग्री का ये वाटर बन गया, उसके बाद फिर से हीट कर रहे हो 4 डिग्री, तो यहाँ गैप क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब 4 डिग्री से और ज़्यादा करोगे तो यहाँ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएगा, तो ये और दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो ये डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो 4 से ज़्यादा टेम्परेचर बनाते फिर कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री पर पाई जाती है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोल रहा है आपको, HI is the strongest halogen acid among the HI is the strongest halogen acid whereas HF is the weakest acid। वो ये कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन नंबर आपका है 8th, HF आपका जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अमंग द हेलोजन्स या हेलोजन एसिड्स, और HF वीक है। तो अब देखो आप, ये जैसे HCl है, HF है, HBr है और HI है, ऑर्डर अगर देखें तो ऐसा आएगा। इसके 2 एक्सप्लेनेशन है, इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी, हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा, ये आपका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरा आप ये बोल सकते हो कि इसका H कम क्यों निकल रहा है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, यानी इससे तो हम बता सकते हैं कि इधर जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड वीक हो रहा है, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा तो ये एसिड ज़्यादा होगा। यहाँ HF H बॉन्डिंग कर रहा होता है, H बॉन्डिंग कर रहा होता है, इसलिए उसका H हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा तो फिर वो आसानी से H नहीं देगा, आसानी से H नहीं देगा तो फिर ये क्या होगा, वीक एसिड। फिर अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि वुड पीसेस आर यूज्ड टू होल्ड आइसक्रीम। वुड पीसेस जो है वो आइसक्रीम को होल्ड कर लेते हैं, क्यों, वुड पीसेस आइसक्रीम को होल्ड करते हैं क्यों। तो देखो आप, कोई भी आइसक्रीम खाते हैं हम
आपको स्टिक दी जाती है वुड स्टिक, उसका रीज़न समझना। वुड जो होती है ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ एक्सप्लेनेशन। वुड जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज जो होता है वो होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये बायो की टर्म है, इसमें कोई टेंशन मत लेना, आप सिर्फ ये दिखना कि सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज में OH बॉन्ड होता है, मतलब OH ग्रुप होता है। ग्लूकोज C6H6 नाम तो सुना होगा ना, C6H12O6। तो ये आपका ग्लूकोज जो होता है उसमें OH ग्रुप होगा, और अगर OH ग्रुप होगा तो वो OH ग्रुप जो होता है वो आइसक्रीम में जो मिल्क है उस मिल्क में होता है प्रोटीन, और प्रोटीन में जो है वो COOH ग्रुप होता है और NH2 ग्रुप होता है। ये भी बायो के अंदर आएगा 9th 10th में अगर पढ़ा हो तो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप होता है, वो ग्रुप उस सेलुलोज के ग्लूकोज के OH के साथ H बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो H बॉन्डिंग होने की वजह से वो वुड उस आइसक्रीम को अपने पास होल्ड कर लेती है। ठीक है, अब आप बोलोगे साहब हम तो बर्फ़ का गोला खाते हैं, साहब हम तो आइसक्रीम में बर्फ़ का गोला ही समझते हैं, हमारे में तो मिल्क है ही नहीं फिर बर्फ़ के गोले में। अब तो भाई बर्फ़ के गोले में आइस है, आइस के अंदर खुद OH ग्रुप है, तो वही तो OH ग्रुप वापस H बॉन्डिंग कर लेगा किसके साथ, सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो OH है उसके साथ। इसीलिए बर्फ़ का गोला भी एक वुड स्टिक पर ही आप देखो आराम से होल्ड करके रखता है बहुत देर तक वो। ठीक है, तो रीज़न आपको सिंपल सा देना है, ड्यू टू H बॉन्डिंग। अगला सवाल कह रहा है कि KHF2 इज पॉसिबल। KHF2 इज पॉसिबल बट KHBr2 और KHI2 डज नॉट। क्यों? ये दोनों नहीं है और ये है, उसका रीजन सुनना। इसको आयनाइज करो K प्लस और HF2 माइनस, तो देखो इसमें बॉन्ड पहला तो आयनिक है ही सही, और दूसरा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि F.HF ये एक डाइपोल है, ये एक आयन है। तो आप इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे KHF2 में अगर पूछे तो, आयनिक, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा आयन डाइपोल, और आयन डाइपोल का एक नाम और है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतने सारे पाए जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो ये आयन है एक्चुअल में, ये आयन H बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, और H बॉन्ड इसी में हो सकता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये एग्जिस्ट करवा रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से KHF2 एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप इसमें आओगे तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये H बॉन्डिंग नहीं होगी इसमें, आयन इसमें भी ऐसे कैसे H बॉन्डिंग नहीं होगी, एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता है एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग, क्योंकि ये आपका H बॉन्डिंग नहीं होता, और ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन H बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए वी करे तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा इस अट्रैक्शन से इसको। ठीक है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये दोनों। तो बहुत आसान है, आपको भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको एक सिंपल है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, किसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो क्या होता है। आपका अभी 11th क्लास में सिर्फ इतना समझना है कि ये आयन डाइपोल है, H बॉन्डिंग, ये H बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ H बॉन्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये H बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, वो H बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब जो यहाँ बात आएगी वो ये आएगी कि आपने इस सवाल में KHF2 तो दे दिया, KHBr2 भी दे दिया, और KHCl2 तो बताया ही नहीं इसमें। तो KHCl2 ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, बट HCl2 माइनस आयन एग्जिस्ट विद HCl2 माइनस आयन
एग्जिस्ट विद है लार्ज साइज ऑफ केटाइन। किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है वो, जल्दी बोलो, लार्ज साइज ऑफ केटाइन। किसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, लार्ज साइज ऑफ केटाइन लाइक सीजियम प्लस। अब ये बड़ा सा आयन है, ये इसके साथ एग्जिस्ट कर सकता है, के साथ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कंपेरेबल साइज ऑफ केटाइन एनायन जो होते हैं उनके अंदर लैटिस एनर्जी अच्छी होती है। लैटिस एनर्जी अच्छी होगी तो ये होल्ड कर लेंगे इसको, लैटिस। तो कंपेरेबल साइज ऑफ केटाइन एनायन अच्छा लैटिस बनाते हैं, इसलिए एग्जिस्ट करता है। ये आप फिजिकल में पढ़ोगे अभी, सॉलिड स्टेट आएगा 12th क्लास में, तब आपको समझ में आएगा कि कंपेरेबल साइज ऑफ केटाइन एनायन अच्छा सॉलिड बना पाते हैं। तो अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि HCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, बट HCl2 माइनस आयन एग्जिस्ट करता है विद लार्ज साइज ऑफ केटाइन। अब एक डाउट हो रहेगा कि सर फिर वो HBr2 और वो वाले भी करेंगे क्या? नहीं, वो नहीं करेंगे, वो किसी भी केटाइन के साथ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो भी पाए नहीं जा रहे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगला देखो, फिर वो कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर बट पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर सॉल्युबल। तो देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसा होगा, ये आप है ना कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैंने OH यहाँ लगा दिया, NO2 यहाँ लगा दिया, तो आप ये मतलब पिछली बार आपने OH यहाँ लगाया था, NO2 यहाँ लगाया था, कहीं भी कोई भी लगा सकते हो। ये दोनों 60 डिग्री पे होने चाहिए बस, तो ऑर्थो होता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लेस सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि वो अपने आप में एच बॉन्डिंग कर लेता है, तो खुद ने एच बॉन्डिंग कर ली इसके साथ। तो ये जब पानी में जाएगा तो पानी के साथ एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, जबकि जब पैरा की बात होगी तो पैरा वाला जो है वो पानी में जैसे ही जाएगा तो पानी के साथ एच बॉन्ड कर लेगा ये, और पानी के साथ कौन सी एच बॉन्डिंग करेगा? इंटर। तो यानी जो इंट्रा एच बॉन्डिंग कर रहे हैं वो अपने आपस में एच बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं, और अगर वो अपने आपस में एच बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं तो वो पानी के साथ एच बॉन्डिंग नहीं करेंगे, कम करेंगे। लेकिन जो इंटर वाले हैं ये तो बना ही नहीं सकता अब इंट्रा, इसकी दो साइड खुली हुई होंगी, तो जैसे ही पानी में जाएंगे तो दो तरफ से एच बॉन्डिंग करेगा वो, और दो तरफ से एच बॉन्डिंग करेगा तो ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड क्वेश्चन नंबर है 12। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर वाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड is high melting solid। ये सवाल दिया है, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब ये ऑर्थो है, ये मैंने कल भी बताया था आपको। हाइड्रोक्सी में तो OH आ गया, एल्डिहाइड जब होता है तो ये CHO आता है। अब इसमें जब एच बॉन्डिंग करेंगे आप तो ऐसी होगी, तो यह होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड इज अ लिक्विड। जबकि वो पैरा की बात करेगा तो पैरा के अंदर जब लिक्विड के बाद सॉलिड की बात होगी तो ऐसे करेगा, तो इसके अंदर एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि इंटर होगी, पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो सॉलिड अच्छा होगा। ये सॉलिड ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है।
ये लिक्विड है, इसका एक नाम मैंने कल बोला भी था, सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? सैलिसल्डिहाइड। ये सैलिसल्डिहाइड जो होता है वो आपका लिक्विड होता है, और पैरा वाला जो होता है वो सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई है। रीज़न आपको सिंपल सा बोलना है, एच बॉन्डिंग। वैसे आपने नोटिस किया हम क्या पढ़ रहे हैं, एच बॉन्डिंग का डीपीपी पढ़ रहे हैं, तो सबका आंसर एक ही आएगा, एच बॉन्डिंग। बस आपको फील लेनी है कि इसमें आपका एससी हो रही है और इसमें एससी हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी समाप्त। ट्वेल्व के बाद 13 बोल रहा है ग्लीसरॉल इज मोर विस्कस। क्या बोल रहा है? ग्लीसरॉल इज मोर विस्कस। ये आपका ग्लीसरॉल, ये आपका होता है ग्लाइकोल, और ये आता है आपका एल्कोहल। तो वो कह रहा है कि ग्लीसरॉल इज मोर विस्कस देन द एल्कोहल। मैंने ग्लाइकोल भी ऐड कर दिया। तो आप सिंपल से देखेंगे यहाँ 3 OH हैं, तो ये 3 OH होंगे तो 3 बार H बॉन्डिंग करेगा, यानी कि इसको किसी ने पकड़ लिया, तीन लोगों ने पकड़ रखा है इसको, ग्लीसरॉल को। इसको 2 लोगों ने, इसको 1 लोगों ने। तो यार जिसको ज़्यादा पकड़ रखा है वो आसानी से नहीं जाएगा, और जो आसानी से नहीं जाएगा उसी की तो विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। जो आसानी से नहीं जा पाएगा, रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो ग्लीसरॉल ज़्यादा विस्कस क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी ठीक है ज़्यादा होगी, कम भाग पाएगा ना। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ एक ही OH है, विस्कोसिटी क्या होगी? कम, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत कम है। तो सवाल आपसे पूछेगा तो बता देंगे ना। अगला तो क्या कह रहा था वो कि ग्लीसरॉल इज मोर विस्कस। ठीक, अगला सवाल देखो 14। वो कह रहा है कि CH4 and H2O have nearly same molecular weight, yet CH4 has boiling point of 112 Kelvin and वाटर का है 373 केल्विन। अब सोचो क्यों है ऐसा? रीजन बिहाइंड इट एक ही था, एच बॉन्डिंग। वाटर के अंदर एच बॉन्डिंग होगी, इसमें नहीं होगी, तो अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा। अट्रैक्शन वाटर में ज़्यादा आएगा तो आसानी से बॉइल्ड नहीं होगा। अगला कह रहा था एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज जस्ट डबल। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है जस्ट डबल आ रहा है? रीजन सिंपल है, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये आपका H बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग हो जाएगी कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। तो आपसे पूछेगा कि एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो जस्ट डबल आता है, क्यों? तो उसका रीजन आपको देना है, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग की वजह से उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है। अगला कह रहा है कि ऑल्दो क्लोरीन हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज अ नाइट्रोजन बट द फॉर्मर डज नॉट फॉर्म इफेक्टिव एच बॉन्डिंग, एक्सप्लेन व्हाई। मतलब समझ रहे हो आप इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमने पढ़ी थी 3-3 होती है,
लेकिन सवाल यहाँ आता है कि नाइट्रोजन एच बॉन्डिंग कर पाता है, क्लोरीन नहीं कर पा रहा है, रीजन क्या है इसका यार? क्या सवाल है? नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन एच बॉन्डिंग कर रहा है और क्लोरीन नहीं कर रहा, रीजन क्या है? देखो, तो रीजन सिंपल है, नाइट्रोजन ये रहा, क्लोरीन ये रहा। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पर अट्रैक्शन क्या लगाएगा? ज़्यादा। ये अट्रैक्शन क्या लगाएगा? कम। तो छोटा साइज होने की वजह से जो जेड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन है वो ज़्यादा हो जाता है किससे? जेड इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा होता है किससे? इफेक्टिव चार्ज ऑफ क्लोरीन से। सो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होती है किससे? क्लोरीन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन क्यों एच बॉन्ड बना रहा है, तो आपको लिखना है यहाँ पर आंसर कि हाँ, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है इसलिए नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा आएगा। डेल्टा नेगेटिव ज़्यादा आएगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा तो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी, वो 8 से 42 किलो जूल पर मोल में लाई करेगी और फिर एच बॉन्डिंग कहलाएगा वो अट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन का एच बॉन्डिंग कहलाता है। अगला सवाल देखो, वो कह रहा है मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। कह रहा है वो कि मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, अब ये सब मुझे तो समझ में नहीं आया क्योंकि मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन द वाटर। मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन में वो कह रहा है मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड कम है और वाटर की ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों? तो देखो, जब आपने एसिटिक एसिड बनाया था तो ये ऐसा बना था, मोलर एंट्रोपी चेंज की बात कर रहे थे, है ना। और वाटर का जब आपने बनाया था तो वाटर में ऐसे करके 4 एच बॉन्ड बने थे। अब मुझे ये बताओ, मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, अब कुछ समझ में नहीं आया बट वेपोराइजेशन वर्ड तो आ रहा है। पानी को ऊपर ले जाना, यानी वेपर में ले जाने के लिए कुछ कुछ चाहिए, इसको भी वेपर में ले जाने के लिए कुछ कुछ चाहिए। इसको 4 लोगों ने पकड़ रखा है, इसको 2 लोगों ने पकड़ रखा है, तो किसको ज़्यादा चाहिएगा? वाटर को ले जाने में मुश्किल ज़्यादा आएगी क्योंकि 4 एच बॉन्ड है इसके। तो यानी कि आप ये बोलेंगे कि वाटर का मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन हायर होगा देन एसिटिक एसिड बिकॉज वाटर हैज़ हायर नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? हायर नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग, इसलिए इसका ऐसा होगा। ठीक है, अगला सेम सवाल फिर से आ रहा है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज लेस देन दैट ऑफ heat of vaporization of water is higher than HF. However, the strength of H bond in HF is higher than the water. अब ये heat of vaporization की बात कर रहा है। इससे पहले मोलर एंट्रोपी चेंज था, इससे पहले था मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये टर्म पे मत जाना, मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, कैसे पता चलेगा, किसे कहेंगे, ये सब 12th क्लास में आएंगी टर्म। और जेई का एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो 12वीं में दोगे, अभी तो देने वाले नहीं हो। अभी से आप डिप्रेस हो गए, सब टेंशन में आके बैठ गए, हे भगवान क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अभी अगर सामने होते तो हम पूछ लेते, अब कैसे समझें? अरे कुछ नहीं समझना, सामने होते तब भी नहीं बताता मैं, क्योंकि सब टर्म अगले साल आएंगी, सब हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंट्रोपी चेंज, सब। हमें यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए पढ़ रहे हैं। और जब आप पूरा पढ़ लोगे तब देने जाओगे जेईई एग्ज़ाम, उससे पहले सारी टर्म आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अभी आप एच बॉन्डिंग पर फोकस करो।
अब जो भी लिखा था उसमें मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर वर्ड था। नीचे वाला जो सवाल है लास्ट वाला, उसमें लिखा है, क्या लिखा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, जबकि वो ये कह रहा है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो HF का एक मॉलिक्यूल 2 H बॉन्ड बना रहा है और यहाँ वाटर का 4 बना रहा है। क्लियर सबको? यहाँ जो HF है वो H बॉन्डिंग कितने बना रहा है, 2। यहाँ H बॉन्ड कितने बना रहा है, 4। अब सुनो, HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसका मीनिंग समझना होगा। HF का एक H बॉन्ड वाटर के एक H बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, लेकिन यहाँ वाटर 4 H बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 बना रहा है। तो टोटल अगर नंबर की बात करें तो इसमें 4 H बॉन्ड को तोड़ के इसे वेपर में ले जाना पड़ेगा, इसको 2 H बॉन्ड को तोड़ के वेपर में ले जाना पड़ेगा। तो अब आप सोच के देखो, एक और एक होते तब तो इसको तोड़ना मुश्किल होता और ये आसानी से नहीं जाता, इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर 2 तोड़ने या 4 तोड़ने, तो टोटल एनर्जी की बात करूँ तो इसको 2 बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो कम आएगी और 4 को तोड़ने में ज़्यादा आएगी, इसलिए वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ H बॉन्डिंग की वजह से वेरिएशन आ गया। अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर होते तो फिर स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन रखता। ठीक है ना, ये आपके नंबर ऑफ H बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर? आया ना? अब देखो इधर, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे छोटे छोटे सवाल हो गए। अब छोटे छोटे सवाल और बच रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में बोलेगा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में H बॉन्डिंग पाई जाती है। तो यहाँ आंसर डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख रहा हूँ, नोट में लिखा देता हूँ कि HF इज द ओनली मॉलिक्यूल in which hydrogen bond is present in solid, liquid and gas। HF एक अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसमें तीनों ही स्टेट में H बॉन्डिंग पाई जा रही है। ये अकेला नहीं होता, यार HF N की वैल्यू रहेगा और N246 में हो सकता है। यानी कि HF कभी भी मोनोमर फॉर्म में नहीं पाया जाता। यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और होगी, क्या? मोनोमर फॉर्म ऑफ H बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होता है जल्दी बताओ? मोनोमर फॉर्म ऑफ HF does not exist due to H bonding। तो आपसे बोलेगा कि HF मोनोमर में एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो एटलीस्ट जब भी HF लिखा जाएगा तो वो H2F2 की फॉर्म में ही है एक्चुअली में। बट अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये सवाल जब आए तो वैसे ही है, लिखते हैं अपन HF ही है नॉर्मल। अपन लिखते समय HF ही लिखते हैं। तुम साला वहाँ पे कर दो कि सर आपने HF लिखा था, HF तो मोनोमर पाया नहीं जाता, तो सवाल ही गलत है। लिखते समय तो HF ही लिखेंगे। टेक्निकल बात जब पूछे तब पता होना चाहिए कि HF अकेला नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें तीनों स्टेट में पाई जाती है H बॉन्डिंग।
अब देखो अगला, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो वाटर है, इस वाटर के अंदर भी एच बॉन्डिंग पूछेगा आपसे, तो किस में पाई जाती है? तो ध्यान रखना, लिक्विड एंड सॉलिड में पाई जाती है। H2 वेपर डज नॉट हैव एच बॉन्डिंग। क्या बोला जल्दी बताओ? H2 वेपर डज नॉट हैव एच बॉन्डिंग, वो एच बॉन्डिंग नहीं रखता वेपर फॉर्म में। क्या बोला जल्दी बताओ? H2 वेपर में एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। ऐसे अमोनिया में भी वेपर में एच बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, वो भी लिक्विड और सॉलिड में रखते हैं। तो 3 मॉलिक्यूल का कंपैरिजन हुआ, एक HF का, एक H2O का, और एक बोलो अमोनिया का। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। HF, H2O एंड NH3। इसका जो आंसर है वो आप सोचो क्या आएगा? क्या ये सही लिखा मैंने? सोचो। एक तो ये पूछेगा ऑर्डर ऑफ, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा पूछेगा एक स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग। स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग की बात करें तो इन तीनों का ऑर्डर बताना है आपको। क्या ये सही लिखा है? स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग जब भी पूछे तो मैंने बताया था आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जब भी स्ट्रेंथ की बात करें कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेंथ में कभी टेंशन मत लेना। स्ट्रेंथ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आएगी। HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड। बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आ गया कि वाटर का ज़्यादा हो गया, जबकि अभी अभी पढ़ा हमने कि स्ट्रेंथ बॉन्डिंग किसकी, HF की। स्ट्रेंथ तो HF की ज़्यादा है, तो फिर इसका ज़्यादा कैसे? तो सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इसमें 4 एच बॉन्डिंग होती है, इसमें 2 होती है। वेपर में ले जाना है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, तो 4 एच बॉन्डिंग तोड़ के ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे 2 ही तोड़ के ले जाओगे, यहाँ पर भी 2 ही होगी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इन दोनों में तो ये ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो ये ज़्यादा आएगा, इसमें 4 एच बॉन्ड तोड़ करके ऊपर ले जाओगे। 4 बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो इसके 2 बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है उससे ज़्यादा लगेगी, इसलिए इसका ज़्यादा होगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगा, और एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग मतलब होता है नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग। ठीक है, नोट करो इसको। क्लियर? अब देखो इधर, ये आ गया आपका। अब आपसे पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O एंड H2O2। H2O2 का ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एच बॉन्डिंग कर रहा है 4, लेकिन H2O2 की बात देखोगे तो कितना होगा? 6। ये 4 कर रहा है, ये 6 कर रहा है। देखो ना, अब ये 1 2 3 4 ऐसे कर सकता है, तो ये भी 1 2 3, फिर ये भी 4 5 और ये 6। तो यहाँ नंबर ऑफ एच बॉन्डिंग ज़्यादा आएगी ना। एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग क्या हुई? ज़्यादा। अभी अभी बताया था एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग से देखते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। और जो स्ट्रेंथ की बात थी, उनको देखो,
स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो किससे देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, यानी कि अट्रैक्शन से। यहाँ ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ देखो -2 आएगा डेल्टा। यहाँ अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये तो सेम ही है, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। यहाँ खींचेगा तो ये -डेल्टा आएगा, यहाँ खींचेगा तो ये -डेल्टा आएगा। अगर आप ओवरऑल देखो तो यहाँ पर -डेल्टा है, यहाँ पर ओवर देखें तो -2 डेल्टा है, यहाँ पर -डेल्टा है, यहाँ पर -2 डेल्टा है। अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होगा अगर आप सोचो तो? इस -2 डेल्टा में। इसलिए जो स्ट्रेंथ होगी वो वाटर की ज़्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर यानी चार्ज पर यानी कि अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ। तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, ठीक है, इसकी कम आएगी। अब हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो पूरा पढ़ा देता हूँ मैं अच्छे से। 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरा डिपेंड करता है आपका अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे सर, वेपर डेंसिटी से कनेक्ट होकर आ जाएगा, है ना, फॉर्मूले से। अट्रैक्शन वाला तो मैं बता भी चुका हूँ अभी कई बार। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसको तोड़ के फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर जो हम सवाल पढ़ेंगे उसमें मॉलिक्यूलर मास और अट्रैक्शन में से सारे एग्जाम्पल अट्रैक्शन वाले पढ़ेंगे, क्योंकि हम एच बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास पर अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, वो एग्जाम्पल्स आएंगे। जैसे पहले में अगर आप देखो तो HF, HCl, HBr और HI, इन तीनों को, चारों को देखो ध्यान से। तो इधर से इधर जाने पर मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ गए तो मास बढ़ा, अगर यहाँ से यहाँ जाने पर मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, अट्रैक्शन इसमें हो रहा है, एच बॉन्डिंग हो रहा नहीं हो रहा? तो सबसे ज़्यादा, अभी फिर से बोल रहा हूँ, हम यही वाले एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब HF सबसे ज़्यादा होगा, फिर इन तीनों में HI। तो सवाल पूछा कि इन सब में बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा क्यों है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। सेम अगर आप देखोगे तो यही H2O, फिर आपका H2S, H2SC और H2P। अब यहाँ पर भी देखो, अब इसमें एच बॉन्डिंग हो रही है, इन तीनों में नहीं हो रही है। मास के हिसाब से चलोगे तो इसका आना चाहिए, लेकिन इसका फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, सबसे कम। रीजन फिर से वही, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक टर्म आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है, मतलब एक मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर टू वेपोराइज। ठीक है, ये सब फिजिकल में बता देंगे। हमें ऐसे समझना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर भी अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि O2 और H2O में क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, बताओ। O2 और H2O में क्रिटिकल टेम्परेचर किसका ज़्यादा है? तो आपको अट्रैक्शन देखना है किस में ज़्यादा है। अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि एच बॉन्डिंग है, इसमें अट्रैक्शन कम होगा क्योंकि एच बॉन्डिंग नहीं है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसका आ जाएगा ज़्यादा? H2O का। तो इस तरह से हम क्रिटिकल टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लियर? अब एक खास बात आती है कि अमोनिया वाला एग्जांपल भी तो लो।
अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से समझना, अट्रैक्शन तो ज़्यादा है, मास इसका सबसे ज़्यादा है। अब दिमाग की बत्ती जलाएं अगर अपन, तो HF में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग था, वाटर में सेकंड नंबर पे था, थर्ड पे अमोनिया आ गया। तो अमोनिया में आते आते एच बॉन्डिंग वीक हो रहा है, इसलिए जब इसका ऑर्डर देखा गया तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मास इसी का है, सेकंड नंबर पे यही है, थर्ड नंबर पे अमोनिया आ गया। सवाल ये पूछ रहा है कि ये थर्ड पे क्यों आ रहा है, बीच में आ रहा है ये क्यों? तो इसका आंसर आपको क्या देना पड़ेगा बताओ? इन दोनों के लिए तो आप बोल दोगे कि इसलिए ज्यादा है क्योंकि एच बॉन्डिंग हो रही है, और इन दोनों से कम क्यों है? क्योंकि वीक एच बॉन्डिंग हो रही है। तो वो वीक एच बॉन्डिंग इनके मास को डोमिनेट नहीं कर पा रही, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या हुआ इंपॉर्टेंट इसमें बात कि इन दोनों से ज़्यादा क्यों है, ये तो क्लियर हो गया कि एच बॉन्डिंग का अट्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, लेकिन इन दोनों से कम क्यों है? क्योंकि वीक एच बॉन्डिंग हो रही है, और वो वीक एच बॉन्डिंग इन दोनों के मास को डोमिनेट नहीं कर पाए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये एक्सप्लेन हो जाता। अगर आप 12वीं में होते तो मैं भी एक्सप्लेन कर देता, ये अभी मैं नहीं कर सकता। और जब आप JEE एग्ज़ाम देने जाओगे तब अपने आप ये समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है ना? आप बिल्कुल परेशान मत होना प्लीज़, आप ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, नहीं, सब आ रहा है समझ में। जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे एकदम स्मूथ आ जाए, क्लियर कर, क्योंकि ये कनेक्टेड है सब कुछ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड मैंने कहा था एच बॉन्डिंग करता है, और अगर इस बोरिक एसिड में से मैं H हटा दूं, जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, H हटा दूं और यहाँ मिथाइल आ जाए, तो जब मिथाइल यहाँ आएगा तो ये एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, लेकिन ये एच बॉन्डिंग करता है, याद करो खूब सारी एच बॉन्डिंग करता है। एक बोरिक एसिड 6 एच बॉन्ड करता था, तो नो डाउट इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। H2SO4 आ गया, Me2SO4 आ गया, यहाँ अगर आप देखोगे तो H2 दिखाई दे रहा है, यहाँ Me आ गया, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एच बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ नहीं, इसका ज़्यादा। H3PO4 आ गया, Me3PO4 आ गया, अगर आपसे बोले इसमें H है इसमें नहीं है तो एच बॉन्डिंग इसका ज़्यादा। क्लियर? इस तरह के सवाल भी आएंगे तो आप बॉइलिंग पॉइंट बता दोगे एच बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा आ रहा है। क्लियर सबको? अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें लिखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। देखो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एच बॉन्डिंग, तो आपसे सवाल पूछा जाएगी अगर एच बॉन्डिंग नहीं होता तो क्या लाइफ पॉसिबल होती? तो आंसर है नहीं। क्यों? रीजन बताओ क्यों नहीं होती? अरे क्योंकि पानी लिक्विड नहीं होता ना। गलत आंसर, नहीं। पानी लिक्विड होता है या नहीं होता, उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि डीएनए जो है, ये डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें एडेनिन, थाइमिन होता है, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, इनमें एच बॉन्डिंग होता है बीच में, और इस एच बॉन्डिंग की वजह से ही डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। एच बॉन्डिंग होती है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये तीन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड नहीं बनाए मैंने, एच बॉन्डिंग बनाई है डॉट 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 इनके ग्रुप के बीच में। जैसे कोई OH होगा, COOH होगा, NH2 होगा, तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, ऐसे एच बॉन्डिंग की बात हो रही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये जो एच बॉन्डिंग हो रही है इसकी वजह से इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये अगर नहीं होती तो डीएनए नहीं बनता, डीएनए नहीं बनता तो डीएनए ही एक ऐसी यूनिट है जो लाइफ को आगे ले जाती है, तो फिर डीएनए ही नहीं होता तो लाइफ आगे कैसे होती? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है कि ये एच बॉन्डिंग डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को बना के रखता है। दूसरा, एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं होती अगर एच बॉन्डिंग नहीं होती तो। क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग होती है तो आइस,
फ्लोट करता रहता है कहाँ पर, पानी के ऊपर। तो जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, मरीन लाइफ है, जब अंटार्कटिक या कहीं पर भी ये जाते हैं और ठंड पड़ती है अचानक से, तो ठंड पड़ती टेम्परेचर माइनस में हो जाता है। यूरोप वगैरह में तो माइनस में ही होते हैं, माइनस में होती तुरंत आइस बन जाती है। आइस बनते ही क्या होता है कि आइस अब डूबेगी नहीं। तो आइस अगर डूबेगी नहीं तो क्या होगा कि आइस वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करेगी, बाहर के टेम्परेचर को पानी के अंदर नहीं जाने देगी, वो वहीं रख देगी अंदर, और पानी के अंदर वो माइनस का टेम्परेचर नहीं जाएगा, तो एक्वेटिक लाइफ जिंदा रहेगी। तो इसलिए एच बॉन्डिंग की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है। ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है किसका, एच बॉन्डिंग। ठीक, तो ये एच बॉन्डिंग भी फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम डीपीपी करेंगे, स्ट्रक्चर वाली, आप उसको करेंगे, प्लस शीट के 50 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में।